तो क्या कर रहे थे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th था, 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET CUET, पैरामेडिकल, NDA CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, आज हम लोग करेंगे फिजिक्स क्लास 11th और चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये दे रखा हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड जानते क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। बताते जो मैटर होता है, मैटर को तो जानते हैं, एनीथिंग फाउंड अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ हमारे आसपास में मिलते हैं वो मैटर कहलाता है। अब वो जो मैटर का जो फिजिकल स्टेट है वो 3 स्टेट में मिलता है। कुछ मैटर ऐसे हैं जो गैस के फॉर्म में मिलते हैं, कुछ मैटर ऐसे हैं जो लिक्विड के फॉर्म में मिलते हैं, और कुछ मैटर ऐसे हैं जो सॉलिड के फॉर्म में मिलते हैं। सॉलिड को हम लोग जानते हैं कि सॉलिड के बारे में कहते हैं कि सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज, डेफिनेट वॉल्यूम। इनके अपने शेप, साइज, वॉल्यूम और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसके जो अगर इंफ्रा लेवल पे अगर बात करते हैं तो बोलते हैं कि इनके जो सॉलिड के जो एटम्स हैं वो आपस में बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। उनके एटम के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटर एटमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड करते हैं। जैसे हम लोग गैस में देखते हैं, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। एक गैस के मॉलिक्यूल में और दूसरे गैस के मॉलिक्यूल में कोई भी आपस में इंटरेक्शन नहीं होता, रैंडम मोशन होता है। ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ना रिपेल करते हैं, ना वो एक दूसरे को बांध के रखते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ। जितना ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं उतना स्ट्रांग वो सॉलिड होता है, उतनी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में आता है लिक्विड। लिक्विड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होते, मगर होते हैं गैस से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो मैटर अपने स्टेट के हिसाब से 3 कैटेगरी में क्लासिफाई है, लेकिन हम लोग यहाँ पे करेंगे सॉलिड का। सॉलिड जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। ऊपर से हम लोग देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या बताया कि जैसे हम लोग किसी सॉलिड को खींचते हैं या फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी पे, सॉलिड पे क्या होता है, ठीक है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उस इफेक्ट को बताने के लिए यहाँ पे कुछ टर्म्स हम लोग पहले समझेंगे कि टर्मिनोलॉजी क्या होता है। ठीक है, कुछ टर्म्स यूज करते हैं। जैसे एक टर्म आता है इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी, एक होता है प्लास्टिक बॉडी, एक होता है इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है इसका क्या मतलब होता है और सॉलिड बॉडी के साथ ये जो नेचर है किस तरह से एसोसिएट होता है, इसे हम लोग पहले करते हैं। तो क्या बता कि सबसे पहले इसमें दे रखा इलास्टिक, इलास्टिक बॉडी। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग इलास्टिक बॉडी। क्या बताया कि जैसे मान लो एक हमारा ये रॉड है या जैसे रबर ही है, हम लोग पहले रबर से लेते हैं, रबर से हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक रबर है या रबर के वायर है, रबर इस तरह से मान लो ये रबर का बॉडी है एक। अगर हम लोग इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते या कोई मास लटका दे इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये मास नीचे की तरफ खींचेगा ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो ये जो रबर है ना, थोड़ा सा लेंथ इसका बढ़ जाता है। लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका एलोंगेशन ऐसे इस तरह से एलोंगेट हो जाता है। कितनी बात समझ में आई? वो उस वक्त तक होगा जब तक हम लोग इस पे मास को लटकाए हैं या बाहर से फोर्स लगाए हैं, तब तक होगा। लेकिन जैसे इस मास को हटा देंगे फिर ये दोबारा वापस उसी साइज का हो जाता है। ठीक है, देखा तो होगा, जैसे रबर को हम लोग खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, छोड़ देते हैं, सट सकना के लगता है, चोट लगता है, देखा तो होगा।
ठीक, जैसे बहुत से लड़कियों के देखिए बाल बांधते हैं, चोटी बांधते हैं तो कैसे करते हैं, एक गार्ड टाइप की आती है, ऐसे उसको इलास्टिक करते हैं, ऐसे लगा देते हैं, फिर बन जाता है। ठीक, तो पहले तो हाथ से उसको चौड़ा करते हैं ऐसे फोर्स लगा के, फिर उसको बाल को अंदर डाल के फिर छोड़ देते तो फिर चिपक जाता वो वाले दोबारा से ओरिजिनल शेप पे आता है। तो वो जो ओरिजिनल दबाव बनाता है, ओरिजिनल शेप में जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बॉडी, जिसके अंदर खींचने यानी एक्सपैंड करने और अगर वह बाहर का फोर्स हटा दिए तो दोबारा उसी फॉर्म में आने की एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद उसके अंदर उसका जो शेप है चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे वो एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं वो दोबारा से ओरिजिनल शेप में आ जाता है, उसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। तो हम लोग ये इलास्टिक बॉडी है, मैं एक छोटा सा डेफिनेशन लिखता हूँ उन बच्चों के लिए जो पहली दफ़ा चैप्टर को पढ़ रहे हैं। पहली दफ़ा जो चैप्टर पढ़ा जाता है तो उसमें हर बात को बताया जाता है। तो यहाँ पे हम उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो एकेडमिक बच्चे हैं, जो एकेडमी पढ़ रहे हैं, 11th के लिए चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। ओके, आगे चले। क्या है ये डेफिनेशन? व्हेन अ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, when the external deforming force is removed is called elastic body। यानी एक बॉडी है, अगर वो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज को वापस गेन कर लेता है, जब एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया जाए, तो ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक बॉडी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है कि जब एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स जो लगाते हैं या एक्सटर्नल फोर्स जो लगाते हैं वो एक इलास्टिक लिमिट में होना चाहिए। क्या होता है इलास्टिक लिमिट, हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी बताते हैं इसको। लेकिन एक्सटर्नल जो फोर्स है वो इलास्टिक लिमिट में होगा, तभी वो बॉडी दोबारा से रीगेन कर सकता है शेप एंड साइज को। अगर उस फोर्स का लिमिट, अगर वो इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो फिर वो जो है ना दोबारा से रीगेन नहीं कर पाएगा। मान लो एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक रबर है, हमने थोड़ा सा खींचेंगे छोड़ेंगे इधर से सट से चोट लगेगा, लगता है ना, किया तो होगा। इधर से करेंगे थोड़ा सा और लंबा कर लिए, इतना कर लिया, लेकिन मान लो बहुत ऐसे लंबा कर दिया तो वो तो टूट ही जाएगा। तो अब टूट जाने के बाद अगर हम कहें कि छोड़ेंगे और बोलेंगे कि दोबारा से रीगेन करो तो नहीं होगा। कितनी बात समझ में? हाँ। तो उसका जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो एक लिमिट में ही होना चाहिए। एक लिमिट से, जब इलास्टिक लिमिट में ही होना चाहिए। अगर इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो फिर वो इलास्टिक बॉडी भी अपना ओरिजिनल शेप साइज रीगेन नहीं कर पाएगा। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चले तो वही बताया कि जब कभी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और अगर कोई बॉडी एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं और अगर बॉडी अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है, तो ऐसे में हम लोग ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक बॉडी। ठीक है, अब जैसे बोलते हैं कि जो स्टील है, आयरन है, कॉपर है, रबर है, सभी के अंदर इलास्टिक नेचर होता है, सभी के अंदर इलास्टिक नेचर होता है। लेकिन किसी में इलास्टिक नेचर ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। ठीक है, जिसमें इलास्टिक नेचर ज़्यादा होता है उसमें प्लास्टिक नेचर कम होता है, प्लास्टिक नेचर कम होता है, और जिसमें इलास्टिक नेचर कम होगा उसमें प्लास्टिक नेचर ज़्यादा होगा। ये प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक, अब मैं बताता हूँ प्लास्टिक बॉडी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? क्या बताइए इसका प्लास्टिक बॉडी का? व्हेन अ बॉडी कैन नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, यानी कोई बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज गेन नहीं कर पाता व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर हटा देते हैं तो वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा, उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है। तो ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक तो देखा ही होगा, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक के आ रहे हैं हमारे घरों में। प्लास्टिक के बाउल है, प्लास्टिक के चम्मच है, प्लास्टिक के प्लेट है, प्लास्टिक के ग्लास है, प्लास्टिक का डोल है, प्लास्टिक का मैन है। हाँ, प्लास्टिक का तो देखा ही होगा। तो प्लास्टिक बॉडी यानी अपना ओरिजिनल शेप गेन नहीं कर पाता, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, तो ऐसे बॉडी को हम लोग प्लास्टिक बोल लेते हैं। और जो रीगेन कर सकता है इलास्टिक लिमिट तक, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। ओके, ठीक है, ये नोट कर लिए। अब इसके आगे चलते, एक टर्म दे रखा है इलास्टिसिटी।
ठीक है, क्या है इलास्टिसिटी? बताते हैं कि जिस बॉडी के अंदर उसके ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की टेंडेंसी होती है या प्रॉपर्टीज होता है, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। हर बॉडी के अंदर तो ऐसा टेंडेंसी नहीं है या प्रॉपर्टी नहीं है कि वो अपना रीगेन कर लेंगे, लेकिन जिन जिन में ये प्रॉपर्टीज है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स हटाया जाए तो अपने ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन करते हैं, इलास्टिसिटी। अब देख हर चीज़ का अपना कोई कुछ, हर बॉडी के अंदर तो ये इलास्टिसिटी नेचर है नहीं, जिसके अंदर है उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है इलास्टिसिटी का डेफिनेशन? The properties by virtue of it the body can regain its original shape and size is called original shape and size when the external force is removed is called elasticity। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं तो हटाने के बाद अगर बॉडी अगर रीगेन करता है तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। और जिस बॉडी में ये प्रॉपर्टीज होता है उसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। जिसके अंदर इलास्टिसिटी, अभी हमने बताया कि इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्या मतलब हुआ इसका इनवर्सली? कि जिस बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा उसके अंदर प्लास्टिक नेचर कम होगा, और जिसके अंदर इलास्टिक नेचर कम होगा उसके अंदर प्लास्टिक नेचर ज़्यादा होगा। दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि हर आदमी, दुनिया में कोई भी आदमी शरीफ नहीं है। जो शरीफ है उसके अंदर भी बदमाश करैक्टर है, मगर यह है कि उसकी शराफत ज़्यादा है तो लोग शरीफ समझते हैं, लेकिन उसके अंदर भी बुराई है, उसके अंदर भी बहुत सारी एलिमेंट्स हैं जो यू नो। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि दुनिया में हर आदमी के अंदर दोनों तरह की क्वालिटी है, लेकिन जो क्वालिटी उसका उभर के आता है उसी से लोग उसको पहचानते हैं कि ये शरीफ है, ये बदमाश है। वो बदमाश है तो उसके अंदर ऐसा नहीं कि शरीफ, उसके अंदर गुड क्वालिटी नहीं है, उस आदमी के अंदर भी गुड क्वालिटी है, लेकिन चूंकि वो कम है और उसका जो बैड करैक्टर या बैड क्वालिटी वो ज़्यादा डोमिनेंट है, तो इसीलिए उसको लोग सोसाइटी में लोग उसे बुरा कहते हैं। ऐसे ही बताया कि जो भी मटेरियल है वो किसी के अंदर, सबके अंदर प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी दोनों नेचर है, लेकिन जिसके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा उसके अंदर प्लास्टिसिटी कम होगा, और जिसके अंदर इलास्टिसिटी कम होगा उसके अंदर प्लास्टिसिटी ज़्यादा होगा। तो ये इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं मिटा के, आप लोग नोट कर लिए ना? ओके, हमारा इलास्टिसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लास्टिसिटी। एक ज़्यादा होगा तो कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो जानते होंगे, मैथ पढ़ा होगा बचपन में। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होता है जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस तरह से। ओके, नोट करिए। इसके आगे क्या बताया कि इसके बॉडी के इलास्टिसिटी को देखते हुए उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया है और बहुत सारे बातें बताई गई है। बहुत सारे लोगों ने लॉ बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले बताते हैं कि सबसे पहले इनिशियल टाइम में बहुत पहले एक हुक्स लॉ दिया हुआ है। प्लास्टिक ने इलास्टिक नेचर को देखते हुए कि कितना हम उस पर लोड लगाते हैं, कितना एक्सटेंशन होता है, तो उसके हिसाब से एक हुक लॉ दे रखा। तो अब अगला जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो हुक्स लॉ। ठीक है, इलास्टिक बिहेवियर के बेस पे हुक लॉ, यहाँ तक मैं मिटा रहा हूँ। ये है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में क्या बताया कि जब भी किसी बॉडी पे कोई लोड डालते हैं या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो एक्सटेंशन होता है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन जो लोड है इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी मैंने फिगर बनाया था कि मान लो एक ये रबर टाइप की बॉडी है, इलास्टिक बॉडी है, रबर है ये, और इसमें हम लोगों ने एक मास को हैंग कर देते हैं। इसका मास जो है इस तरह से मास लेके इसको हैंग करते हैं, तो इस पे जो है एक फोर्स लगता है, m×g फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की लगने की वजह से नीचे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। तो ये जो बॉडी है इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी कि ये इसका यहाँ पे जो है ना, ये इस तरह से मैं थोड़ा सा एलोंगेशन दिखा दिया, ये यहाँ पे इतना बढ़ जाएगा एलोंगेशन। ठीक है, तो इतना लेंथ बढ़ गया। तो ये क्या है कि ये जो लेंथ है इस मास पे डिपेंड करता है। अगर मैं छोटा सा मास लगाऊंगा तो थोड़ा सा एलोंगेशन होगा,
अगर मास बढ़ा दूंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और मास बढ़ाऊंगा तो और भी इलोंगेशन ज़्यादा होगा। अगर बहुत ज़्यादा मास लगा दिया तो वो टूट के ही गिर जाएगा, ठीक है, टूट के ही गिर जाएगा। तो हमें एक इलास्टिक लिमिट जितना है, यानी इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि इतना ही वेट लगाए कि जितना हटाने के बाद वो दोबारा से वापस जा सकता है। एक लिमिट से जब क्रॉस करते हैं तो वो फिर वापस नहीं जाता, एलोंगेट हो गया या लंबा हो गया तो लंबा ही रहता है। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, क्या देखा होगा, फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जो हेयर बैंड होता है, हेयर बैंड ऐसे, तो क्या होता है जब नया नया होता है ना तो उसमें इलास्टिसिटी बहुत होती है, तो लगा दो खट खट लग जाता है। लेकिन जब वही जिस चीज़ 15-20 दिन अगर इस्तेमाल कर लेते हैं ना तो उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। अब उसको ऐसे लगाएंगे ना तो थोड़ा लूज ही रहता है। क्यों? क्योंकि कभी हमने ज़्यादा फोर्स लगाया, कभी कम फोर्स लगाया, कभी ज़्यादा फोर्स लगाया, कभी, तो उससे क्या हो गया, उसकी इलास्टिसिटी आजकल के कम होने लगती है, ठीक है। तो कोई नई चीज़ की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जब कभी वो काफ़ी पुराना दिन गुजरने लगते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म होने लगता है, ठीक है। जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं अगर जवान होता हूँ, जवान हूँ तो बहुत तेज़ से पढ़ाऊँगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो हल्के हल्के पढ़ाऊँगा। इलास्टिसिटी है, इफिशियंसी है, ख़त्म होने लगता है। ऐसे ही बताया गया कि अगर ये लिमिट के अंदर वेट लगाएंगे तो ये जो है एलोंगेशन होगा, और हटाएंगे तो दोबारा से रीगेन कर लेगा। तो हुक्स ने क्या बताया कि जैसे जैसे ये, इसको हम लोग कहते हैं लोड, और यहाँ पे जो थोड़ा सा बढ़ा है ना, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशन भी बोलते हैं या एलोंगेशन भी बोलते हैं, एलोंगेशन, ठीक है ना, एलोंगेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हुक्स ने क्या लॉ दिया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन या फिर एलोंगेशन, एलोंगेशन, जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ज़्यादा वायर का एक्सटेंशन होगा या एलोंगेशन होगा, ये हुक्स लॉ ने दिया था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, इसको एक दूसरे साइंटिस्ट ने, नाम है उसका थॉमस यंग्स, उसने साइंटिफिक तरीके से बताया, इसी चीज़ को बताया मगर एक साइंटिफिक अप्रोच से बताया उसने। तो क्या बताते हैं कि 1807 में, एक बुक के हिसाब से मैं ये ईयर लिख रहा हूँ, हो सकता है साल 2 साल आगे पीछे हो क्योंकि किताबों में अलग अलग लिखे होते हैं, ठीक है ना। तो 1807 में इसी थॉमस यंग ने, ये 1807 में थॉमस यंग ने इसी कंसेप्ट को, हुक्स के कंसेप्ट को ही थोड़ा साइंटिफिक तरीके से मॉडिफाई कर दिया, और क्या बताया, इसको बताया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी ये जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये हमारा स्ट्रेस है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये स्ट्रेन है, ठीक है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव, और स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत टेंशन में होते हैं हम लोग, बहुत टेंशन में होते हैं तो दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है, सर में दर्द होने लगता है, नसें जो है ना दब जाती है ना। तो हम बोलते हैं क्या पे यार बड़ी टेंशन में चल रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आजकल, एग्जाम का स्ट्रेस है, कंपटीशन का स्ट्रेस है, ठीक है ना। तो उसका, तो यही यहाँ पे बताया, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव, चेंज, कितना चेंज आ रहा है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा चेंज आता है। स्ट्रेस इज, अगर हम लोग देखें तो हम लोग अपने एक दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि स्ट्रेस इज बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा आपके दिमाग के अंदर चेंजेस आएंगे, आप नए नए तरीके से नई नई बातें सोचेंगे कि ये काम को ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो बहुत अलग अलग तरीके के सोचेंगे। तो स्ट्रेस होगा तभी स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन का मतलब आपके पास अलग अलग मूड सोचने का लेंगे। अगर कोई स्ट्रेस नहीं होगा तो आपका दिमाग भी कोई काम नहीं कर रहा होगा, आराम से बैठा होगा, ठीक है। तो आपके सोचने की जो एबिलिटी है वो डेवलप नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रेस ऐसे मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग टेंशन से मर जाते हैं यार, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि स्ट्रेस फायदेमंद है, मगर एक बताने की बात बता रहा हूँ। एनीवे, कितनी बात समझ में। थॉमस यंग ने जो यंग हुक्स का जो कंसेप्ट था उसी को इस तरह से बताया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्योंकि एक इसमें रिलेशन बताना था, इसमें रिलेशन से हम लोग बता सकते हैं। यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा था तो यहाँ पे यहाँ रिलेशन दे रखा है। तो मैं आगे चलता हूँ इसके बाद का, यहाँ तक नोट कर लिए,
ठीक है भाई, मिटा के मैं आगे बताता हूँ। ये दे रखा हमारा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मैं दोबारा से यहाँ लेके चलता हूँ। ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये यंग्स ने दिए थे। ये इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो इसको अगर हम लोग एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, ये स्ट्रेन आ गया ये, ठीक है। ये स्ट्रेन को इधर ला लेते हैं तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर लेते हैं। ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या देखा गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है ना एक कांस्टेंट के बराबर होता है, और ये जो कांस्टेंट है अलग अलग मोड के हिसाब से, अलग अलग मोड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के हिसाब से इसके अलग अलग नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस कांस्टेंट का नाम देते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट को बोलते हैं। अलग अलग मोड का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, उसी के हिसाब से इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, या फिर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरह का स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन किसको बोलते हैं, और कितने तरह का स्ट्रेन होता है, ठीक। ये हमारा स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स acting per unit area is called stress। क्या मतलब हुआ? यानी जब किसी बॉडी पे हम लोग वेट लगाते हैं, एलोंगेशन कराते हैं, तो जाहिर है जब ये नीचे खींचता है तो ये ऊपर की तरफ खींचता है। ये रीस्टोर करने के लिए, जैसे नीचे फोर्स लग रहा है ना इसकी वेट की वजह से, तो ये बॉडी जो है ना ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, उसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो कितना रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया में, उसे कहते हैं स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, ये हमारा रिलेशन आ जाता है स्ट्रेस का। रीस्टोरिंग फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर जो ना प्रेशर का भी यूनिट होता है। प्रेशर का क्या यूनिट हो? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। 10th क्लास में पढ़ा होगा, वो चैप्टर था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है ना। आर्किमिडीज 10th क्लास में साइंस में दे रखा है, फिजिक्स में, ठीक। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला जहां दे रखा ना, वहीं पे दे रखा है ये फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका भी यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल, ठीक है। तो क्या बताया कि ये जो हमारा स्ट्रेस है इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल भी होता है स्ट्रेस का यूनिट। स्ट्रेस जो ना 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एक दे रखा है नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा दे रखा है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये 2 तरह का स्ट्रेस होता है, ठीक है। अब देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस किसको बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस किसको बोलते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस किसको बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल स्ट्रेस का डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, नॉर्मल फोर्स और परपेंडिकुलर फोर्स, acting on the surface
ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया। एरिया इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, क्या समझ में? जैसे ये हमने फिगर ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ पे क्या है कि ये बॉडी था, इस पे एक लोड लगा रखा है या एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर लगा रखा है इस बॉडी पे। ठीक है ना? तो इस बॉडी पे बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर कोई किसी भी बॉडी पे, जैसे हम लोग एक दीवार है, जैसे मान लो ये बोर्ड पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो बिल्कुल ये सीधा लगा रहा हूँ 90 के डिग्री पे, तो नॉर्मल लगा रहा हूँ, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। तो जब भी कभी कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे 90 के एंगल पे एग्जर्ट करते हैं या लगाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, इसी तरह से टेंजेंशियल स्ट्रेस किसको बोलते हैं, इसको मैं लिखता हूं मैं, ये मैंने यहाँ पे फोर्स लिखा, टेंजेंशियल स्ट्रेस था, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सरफेस अलोंग द टेंजेंट इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। जैसे एक हमने बॉडी का शेप बनाया है, तो ये ओरिजिनल एक बॉडी, एक क्यूबिकल बॉडी है, और अगर हम लोग इस पे इधर से फोर्स लगाएं, ऐसे टेंजेंट के लम ऐसे फोर्स लगाते हैं, ऐसे स्लाइड करते हैं, तो ये क्या होगा, ये बॉडी जो ना थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये बॉडी जो है थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है ना? ये हमारा बॉडी जो ना इस तरह से तिरछा हो जाएगा, तो यहाँ पे सर्टेन एंगल बन जाएगा, जो ओरिजिनल ऐसे नॉर्मल था ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, तो ये एंगल बना लेता है। ठीक है ना? यानी किसी सरफेस पे हम लोग टेंजेंट के अलावा फोर्स लगाएंगे ना, तो बॉडी मूव तो नहीं करता, मगर एक ढलान एक तरफ का बेंड कर जाता है, और यहाँ पे अपर सरफेस, लोअर सरफेस तो बॉडी सरफेस पे टच करते रहता है, लेकिन अपर सरफेस थोड़ा सा बेंड कर जाता है, तो जो परपेंडिकुलर था वो ऐसे इंक्लाइंड हो जाता है और यहाँ पे एंगल बनाता है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस जब लगाते हैं, जब किसी सरफेस पे लगाते हैं अलोंग द टेंजेंट, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। कितनी बात समझ में आई है? तो ये था दो तरह का स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसी तरह से हम लोग स्ट्रेन है, स्ट्रेन की भी 3 टाइप्स है, वो मैं लिखता हूँ, इसे नोट कर लिए, फिर मैं मिटा के लिखता हूँ। यह है स्ट्रेन। स्ट्रेन का डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, पहले मैं स्ट्रेन का डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर उसके आगे बताता हूँ। स्ट्रेन होता है रेशियो ऑफ, स्ट्रेन किसको कहते हैं, रेशियो ऑफ चेंज इन द शेप टू द ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड स्ट्रेन। यानी किसी बॉडी में जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो उसकी वजह से बॉडी में, बॉडी के शेप में या साइज में जो चेंज आता है, वो जो चेंज आया वो और जो ओरिजिनल साइज था वो, उन दोनों का रेशियो निकालते हैं, और उसी को रेशियो को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। ठीक, कितनी बात सुन में? अब बताया कि स्ट्रेन जो है ना 3 टाइप्स के हैं। स्ट्रेन जो है 3 टाइप्स के है, वो कौन कौन से स्ट्रेन है वो मैं नाम लिखता हूँ पहले। ये हमारा 3 तरह का स्ट्रेन है। एक कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा कहलाता है वॉल्यूमिक स्ट्रेन, तीसरा कहलाता है शियर स्ट्रेन। ठीक, अब हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसको कहते हैं। अभी हम लोगों ने बताया था कि जैसे एक लेंथ है, ये हमारा कोई एक वायर है, और मान लो इस पे हम लोगों ने एक लोड लगा के यहाँ पे लटका दिया, तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगता है, इसमें थोड़ा सा ये चेंज आएगा। तो इसका तो ओरिजिनल लेंथ था L, इस बॉडी का ओरिजिनल लेंथ था L, लेकिन ये जो चेंज आया है ये वेरी स्मॉल l आ गया, इतना चेंज आया है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल l है। तो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ लेंगे तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को अगर हम लोग दिखाते हैं तो ये जो आता है चेंज इन लेंथ स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, ऐसे लिख देते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको यहाँ पे ले देते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये हमारा कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका यूनिट क्या होगा, बताएंगे क्या यूनिट होगा?
ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। अगर मान लो ऊपर मीटर में लेते हैं, नीचे मीटर, तो कैंसिल हो गया, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो ये जो स्ट्रेन होता है यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता। स्ट्रेन का कोई भी स्ट्रेन लो, इसका कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस क्वांटिटी है स्ट्रेन। यानी यूनिटलेस का मतलब यह है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड यूनिट होता है। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। कोई भी स्ट्रेन हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, वॉल्यूमिक हो, शेयर हो, कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, ये समझ में आ गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ऐसे ही वॉल्यूम की स्ट्रेन लेंगे तो क्या होता है, जैसे बैलून ही है, बैलून में हवा भरा हुआ है, थोड़ा सा भरा है, हमने थोड़े से और हवा भर दिया तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया। तो पहले जितना वॉल्यूम था या वॉल्यूम था उसका, वो तो ओरिजिनल हो गया। अब मैंने जो थोड़ी सी हवा भरी जिसकी वजह से साइज बढ़ा है, यानी वॉल्यूम बढ़ा है, तो उसको चेंज इन वॉल्यूम लेंगे। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमिक स्ट्रेन। तो यहाँ पे लेते हैं डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वी। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूमिक स्ट्रेन हो गया है। अब देखते हैं हम लोग शेयर स्ट्रेन किसको बोलते हैं। शेयर स्ट्रेन, अभी हमने बताया था कि टेंजेंशियल जब हम लोग स्ट्रेस लगाते हैं, यानी इस टेंजेंट के अलोंग ऐसे फोर्स लगाएंगे, ठीक, तो ये थोड़ा इधर की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाएगा। तो जो एंगल चेंज होता है, वो जो थीटा आता है, वो हमारा शेयर स्ट्रेन कहलाता है। समझ में आई? व्हेन टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस, द शेप ऑफ द बॉडी चेंजेस, हाउ मच एंगल इट फॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन। यानी पहले जो था ये तो सीधा खड़ा था, तो सीधे में तो 90 का एंगल था, और अब थोड़ा तिरछा हो गया ऐसे, तो इसकी एंगल बढ़ गई इधर से। तो जो बढ़ गई घट गई जो भी है, तो जितना चेंज इन एंगल हुआ है वो शेयर स्ट्रेन हो गया। यहाँ तक कितना समझ में आया ये? तो यहाँ पे आ गया हमारा जो बेसिक टर्मिनोलॉजी था कि हुक्स ने क्या बताया। हुक्स के जो टर्मिनोलॉजी थे उसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से चेंज करके थॉमस यंग्स ने उसी को स्ट्रेस स्ट्रेन के फॉर्म में दिया, और फिर थोड़ा सा और अच्छे से क्लासीफाई करके बताया कि स्ट्रेस 2 टाइप्स के है, नॉर्मल है, टेंजेंशियल है। स्ट्रेन 3 तरह के है, लॉन्गिट्यूडनल है, वॉल्यूमिक है, शियरिंग है। तो इस तरह से उन्होंने बताया। अब इसके आगे जो है इनका मॉडुलस निकालेंगे हम लोग। जो बताया था ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो था ये एक कांस्टेंट था, और इस कांस्टेंट को हम लोगों ने अभी नाम दिया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब इसके हिसाब से 3 तरह का मॉडुलस है, 3 तरह का मॉडुलस है। एक है यंग मॉडुलस, दूसरा है बल्क मॉडुलस, और तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये क्लास नेक्स्ट क्लास में, तो जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह से कंटिन्यू लेक्चर आपको मिलता रहे और आपको घर बैठे पढ़ाई होता रहे। और वैसे तो मैंने बहुत सारे चैप्टर मैंने बना के रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप सब्सक्राइब करके एक बार विजिट करिए। आप देखेंगे कि जितने भी 11 एंड 12 के फिजिक्स है वो सब हमने वीडियो बना के डाल रखा है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।